हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कोरोलिस फोर्स के बारे में और उसके प्रभाव या उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे थे। तो हमने ये देखा था कि कोरोलिस फोर्स बॉडी पर तभी लगता है जब वो रोटेटिंग फ्रेम में मूव कर रही हो, उसकी कुछ वेलोसिटी हो। तो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकती है और वर्टिकल प्लेन में भी हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब बॉडी मूव कर रही है उस पर कोरोलिस फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होगा वो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज हम लोग करेंगे कि कोरोलिस फोर्स का इफ़ेक्ट जब बॉडी वर्टिकल प्लेन में या ऊर्ध्वाधर तल में गति कर रही है। तो अब जब वर्टिकल प्लेन में बॉडी मूव कर रही है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बॉडी नीचे जा रही है या बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं। दोनों केस में कोरोलिस फोर्स लगेगा और हम उसके इफ़ेक्ट देखेंगे। तो पहला ले रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स ऑन बॉडीज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब हम बॉडी को किसी हाइट h से नीचे गिरा रहे हैं। तो जब बॉडी फ्रीली गिर रही है तो इनिशियली t=0 पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी और जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसकी कुछ वेलोसिटी होती जाएगी। सो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरोलिस बल का प्रभाव। माना m द्रव्यमान का एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो t समय पश्चात पिंड का वेग क्या होगा? gt, क्योंकि g से गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, और t टाइम में उसका जो वेग है वो हो जाएगा gt। और क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएगा? -k-gt। So if a particle of mass m is falling freely from a height h, then the velocity of particle after time t would be -k-gt। ओमेगा हमने पहले ही देख लिया क्या है, g' ओमेगा cos लैम्डा प्लस k' ओमेगा sin लैम्डा। तो पिंड पर लग रहा जो कोरोलिस फोर्स है, द कोरोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज -2m ओमेगा क्रॉस v'। तो इसको -2m ओमेगा क्रॉस v के लिए i', j', k', 0 ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा 0 0 -gt। तो क्या हो जाएगा? i'2m ओमेगा gt कॉस लैम्डा। अब i' डायरेक्शन हमने क्या ली थी? पूर्व की ओर, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है i' डायरेक्शन में, -i' डायरेक्शन में। तो इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता पिंड पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि i डायरेक्शन हमें दे रही है ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो m d2x'/dt² किसके बराबर है? 2m ओमेगा g cos लैम्डा t। m दोनों में कैंसिल हो गए तो हमारे पास हो जाएगा d2x'/dt² = 2 ओमेगा g cos लैम्डा t। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, समाकलन करने पर dx'/dt = ओमेगा g cos लैम्डा t²/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट t = 0 dx'/dt 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे पार्टिकल को हम जस्ट गिरा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब वापस इसको इंटीग्रेट करने पर, समाकलन करने पर x' = ओमेगा g cos लैम्डा t² का हो जाएगा t³ प्लस c1। एट t = 0 पिंड के जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी है 0 0 एंड h है, तो x डायरेक्शन में 0 है, तो c1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो x' की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 ओमेगा g cos लैम्डा t³। अगर h हाइट से पार्टिकल गिर रहा है तो t = √2h/g, तो x' = 1/3 ओमेगा g cos लैम्डा 2h/g raised to power 3/2 या 2/3 h ओमेगा cos लैम्डा √2h/g। तो अगर पार्टिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में h हाइट से नीचे गिर रहा है तो सीधा नीचे ना गिरकर ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब तक वो नीचे पहुंचेगा उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2/3 h ओमेगा cos लैम्डा √2h/g। और ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा? कोरोलिस फोर्स की वजह से। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं।
तो ऑब्वियसली जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे। सपोज़ हम उसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो पार्टिकल या वो बॉडी ऊपर जाती है सपोज़ h हाइट तक, और वहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बट वो वहाँ रुक तो सकती नहीं है, तो वापस नीचे आएगी। तो इस केस में जब हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए हमें दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फिर जब बॉडी वापस नीचे आएगी तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जब हम बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं तो किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u माइनस जी टी। तो v डैश इज इक्वल टू k डैश u माइनस जी टी। ओमेगा वही है, j डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस k डैश ओमेगा साइन लैम्डा। कोरियोलिस फोर्स कितना हो जाएगा, -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, -2m आई जे के इस फॉर्म में ले लिया, 0 ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा, 0 0 u माइनस जी टी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आई डैश 2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा। रिमेंबर आई की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे अब माइनस आ रहा है, दैट मीन्स किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, वेस्ट की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में उधर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल पश्चिम की ओर लगने के कारण विस्थापन पश्चिम की ओर होता है, और वो कितना होगा, m डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू -2 ओमेगा कॉस लैम्डा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट टी इज इक्वल टू 0 डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो सी 0 हो जाएगा। एक्स डैश कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा, वापस इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस जी टी क्यूब बाई 3 प्लस C1। एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा यू टी स्क्वायर बाई जी माइनस टी क्यूब बाई 3। अब यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई की स्थिति पर t सेकंड में पहुंचता है, इफ द पार्टिकल रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन t सेकेंड्स, देन 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, टी इज इक्वल टू u बाय जी। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की u बाई जी के टर्म्स में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स डैश हो जाएगा -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी क्यूब। यदि पिंड h ऊंचाई तक जाता है तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh या u इज इक्वल टू √2gh। वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सिंप्लीफाई कर दें, तो एक्स डैश इज इक्वल टू -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू पावर 3/2। तो पश्चिम की ओर वेग, पश्चिम की ओर ही जा रहा है, पश्चिम की ओर वेग कितना होगा, डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2g स्क्वायर। यू की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी। उधर फेंके गए पिंड को पुनः धरातल पर पहुँचने के लिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करनी होगी। इस गति के लिए प्रारंभ में t = 0 पर पश्चिम की ओर विस्थापन। अब पार्टिकल जब ऊपर गया तो ऊपर जाते हुए भी उस सीधा नहीं ऊपर गया, उसमें कुछ पश्चिम की तरफ विस्थापन हो गया, और वो विस्थापन कितना है, x0 डैश है -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू पावर 3/2, और वेलोसिटी क्या है, dx डैश बाई डी टी इज माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी। अब जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो हमारे पास d2x डैश बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी, ये जो हम पहले निकाल चुके हैं वही वाला एक्सप्रेशन लिया है। इंटीग्रेट करेंगे तो dx डैश बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस d1। अब इस केस में t इज इक्वल टू 0 पर dx डैश बाई डी टी कितना है, माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी, जो d1 के बराबर है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, dx डैश बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2h बाई जी। वापस इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यूब बाई 6 माइनस h बाई जी टी प्लस g2। एट t इज इक्वल टू 0 एक्स डैश 0 नहीं है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू पावर 3/2, और इसकी वैल्यू हो गई g2। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा
2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यूब बाई 6 माइनस एच बाई जी टी माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू पावर 3/2। नीचे गिरने में लगा समय कितना है? √2h बाई जी। तो टाइम की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका और जब वो नीचे वापस आया तब तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी रेज टू पावर 3/2। ये तो एक लंबा प्रोसेस है। एक और तरीका हो सकता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड को पृथ्वी के धरातल पर वापस लौटने पर कोरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन हम समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। समीकरण 1, यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइम डाल के भी वैल्यू निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की। यदि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर पृथ्वी तक वापस आने में लगा कुल समय t' है, तो इस समय में ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होगा। So the total displacement due to Coriolis force of a particle thrown vertically upwards and coming back to Earth can be obtained directly from equation 1. If the particle takes time t' to reach a maximum height and then come back to the ground, then in this time the total displacement would be 0. Net displacement 0 हो गया, because जहाँ से start हुआ था particle वहीं आया है। तो t' is equal to 2u by g, तो t' is equal to 2√2h by g, x dash is माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा u by g माइनस 2u by 3g और 2u by g का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप ये एक्सप्रेशन दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो स्टेप बाय स्टेप, पहले पार्टिकल को ऊपर फेंका, डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर वो वापस जब नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाला, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या हम डायरेक्टली, सिंस द डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, क्लियर करिए, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो टोटल टाइम t कितना हो जाएगा 2u by g, पार्टिकल को ऊपर जाके वापस नीचे आने में, और उस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन फुकोल्स पेंडुलम। तो कोरियोलिस बल का लोलक पर प्रभाव, कौन सा लोलक है? ये फुको लोलक। तो ये फुकोल्स पेंडुलम जो है एक सिंपल पेंडुलम है। ओनली थिंग इज इसका जो बॉब है, जो उस पर बॉब लटक रहा है वो बहुत हैवी है, अराउंड 28 kgs का है। जिस तार से लटक रहा है वो बहुत लंबी तार है, अराउंड 70 मीटर्स लॉन्ग। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 17 सेकेंड्स है। अब इस फुकोल्स पेंडुलम को अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पर रख रहे हैं जहाँ उसका लैटिट्यूड लैम्डा है, तो अब अगर हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं ओमेगा की, जे डायरेक्शन है, तो ओमेगा के कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे। एक तो ये यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, एक तो ये पेंडुलम का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है और एक ये पेंडुलम का ऑसिलेशन का मोशन है। तो ओमेगा साइन लैम्डा तो उसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन की डायरेक्शन में है और ओमेगा कॉस लैम्डा उसके ऑसिलेशन की डायरेक्शन में है। तो ओमेगा कॉस लैम्डा की वजह से तो क्या होगा, उसका ऑसिलेशन या उसका जो दोलन है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और ओमेगा साइन लैम्डा से जो उसका दोलन तल है वो घूमेगा। तो ओमेगा, अब इसमें लोलक को ऐसे स्थान पर लाया जाए जहाँ का अक्षांश लैम्डा है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के कोणीय वेग का क्षैतिज घटक ओमेगा कॉस लैम्डा तथा ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा होगा। पृथ्वी के कोणीय वेग के ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के द्वारा दोलक के वेग के लंबवत क्षैतिज दिशा में कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है, जो दोलन तल को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती दिशा में, दैट इज क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में वामावर्ती दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा साइन लैम्डा कोणीय वेग से घूर्णन कराता है। सो अब यहाँ पे देखो कि अगर हम सपोज नॉर्थ पोल पे खड़े हैं और हम इस फुकोल्स पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्योंकि अर्थ का रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, तो अर्थ पर हम खड़े हुए भी हम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, और ये पेंडुलम जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, पर क्योंकि हम खुद वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा कि ये पेंडुलम ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, और जिस कोणीय वेग से या जिस एंगुलर वेलोसिटी से हम घूम रहे हैं, हमें उसी एंगुलर वेलोसिटी से उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन घूमता हुआ दिखेगा।
पर अगर हम लैम्डा लैटिट्यूड पर खड़े हैं तो ओमेगा कॉस लैम्डा तो उस फुकॉल्ट्स पेंडुलम के ऑसिलेशन को चेंज करेगा, उसके दोलन को बदलेगा, और ओमेगा साइन लैम्डा उसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन या दोलन तल को बदलेगा। तो पृथ्वी के कोणीय वेग के क्षैतिज घटक ओमेगा कॉस लैम्डा द्वारा लोलक पर कोरियोलिस बल के कारण दोलक के दोलन तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा। ओमेगा कॉस लैम्डा से क्या चेंज हो रहा है? उसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। और ओमेगा साइन लैम्डा से क्या चेंज होगा? उसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो लोलक के तल के घूर्णन का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह आ गया ओमेगा साइन लैम्डा। पृथ्वी के लिए ओमेगा कितना है? 2 पाई बाय 24। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो टी जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पेंडुलम है वो हो जाएगा 24 अपॉन साइन लैम्डा, ये घंटों में आएगा। तो लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर 2 पाई बाय टी क्या हो जाएगा? 2 पाई साइन लैम्डा बाय 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आवर, डिग्री प्रति घंटा। तो फुकॉल्ट्स पेंडुलम का जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आवर से रोटेट होता है। तो हम जिस भी लैटिट्यूड पर हैं वहाँ पर हम इसका प्लेन ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। अगर हम पोल पर हैं तो हमारे पास साइन लैम्डा कितना हो जाएगा? पोल पर लैम्डा है 90, साइन लैम्डा हो जाएगा 1। तो उस केस में टी तो हो जाएगा 24 और ये रेट ऑफ रोटेशन हो जाएगा 15। तो 15 डिग्री पर आवर से ये घूमेगा और टाइम पीरियड क्या है? 24 आवर्स। वही मैंने बताया जिस उससे टाइम पीरियड से हम घूम रहे हैं उसी से हमें वो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन भी घूमता हुआ दिखेगा। और किसी लैटिट्यूड पर हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू डालकर टी और ये रेट ऑफ रोटेशन दोनों निकाल सकते हैं। इस पे कई न्यूमेरिकल्स बेस्ड हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे रेट ऑफ रोटेशन दी हुई है तो कितने टाइम में से 45 डिग्री लैटिट्यूड पर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन 30 डिग्री घूमेगा। तो आपको ये डिग्री प्रति घंटा दिया हुआ ही है, अगर आपको 30 डिग्री चाहिए तो आप टाइम निकाल सकते हो इस रिलेशन से। या इसको थोड़ा सा और घुमा के ऐसे दे सकते हैं कि मान लीजिए 45 डिग्री अक्षांश पर या 45 डिग्री लैटिट्यूड पर जो फुकॉल्ट्स पेंडुलम है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, कितने टाइम में वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगेगा। तो आपको इस तरह से घुमा के भी एंगल दिया जा सकता है कि मतलब पूछ वही रहे हैं कि किस एंगल मतलब से 90 डिग्री कितनी देर में घूमेगा, पर वो डायरेक्ट ना पूछकर इस तरह से पूछते हैं। तो इन दोनों फार्मूलाज पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और ये फुकॉल्ट्स पेंडुलम से हमें अर्थ के रोटेशन का इफ़ेक्ट भी दिख रहा है। सो अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, और अगर बॉडी स्टेशनरी है तो मैंने कहा था आपको जब अपन ने इंट्रोड्यूस किए थे स्यूडो फोर्सेस रोटेटिंग फ्रेम में, तो मैंने कहा था दो तरह के फोर्सेस हैं, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोरियोलिस फोर्स तब एक्ट करता है जब बॉडी मूविंग है रोटेटिंग फ्रेम में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब एक्ट करेगा? जब बॉडी स्टेशनरी है, उसमें एक्ट कर रहा है। सो अब अगर हम ये मानते हैं कि किसी लैटिट्यूड लैम्डा पर कोई पॉइंट पी है, वो स्टेशनरी है, तो इस पे कोरियोलिस फोर्स तो नहीं लगेगा बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि इसकी पोजीशन की वजह से भी है। तो बॉडी जब स्टेशनरी है इस सरफेस पर इस पे फिर भी एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो हमें केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओ की तरफ। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। सो हम ये मान रहे हैं, लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल पी एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट लैटिट्यूड लैम्डा। माना लैम्डा अक्षांश पर पृथ्वी पर एक कण पी स्थित है, इस पे फिक्टिशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स या आभासी बल क्या होगा? m ओमेगा क्रॉस r। तो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है g, तो वो चेंज होगा, g लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा क्रॉस r। rn इसका जो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है,
जो एक्सिस से, रोटेशन एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस है। सो G अगर हम यहाँ पे देखें, G P से O की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, तो इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस जी कॉस लैम्डा आई और माइनस जी साइन लैम्डा जे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ रेफरेंस फ्रेम हम चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें एक्स डायरेक्शन ईस्ट, यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है। तो इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ ओमेगा जे, और वर्टिकल डायरेक्शन तो के है या जेड। सो माइनस जी कॉस लैम्डा आई और माइनस जी साइन लैम्डा जे। ओमेगा की डायरेक्शन मैंने आपको कहा ही सिर्फ जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ओमेगा जे। आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस लैम्डा आई। तो वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा आई प्लस साइन लैम्डा जे माइनस ओमेगा जे क्रॉस आर कॉस लैम्डा आई। सिंप्लीफाई कर लिया इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये आई और ये जे के कंपोनेंट्स। तो जी लैम्डा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास है एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा जी स्क्वायर हो गया, और माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सेकेंड टर्म जो है ओमेगा रेज टू पावर 4 है। पिछले लेक्चर में हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी 7.29 इंटू 10 रेज टू पावर -5, तो रेज टू पावर 4 होने से -20 हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टर्म, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्टिंग ओमेगा रेज टू पावर 4 टर्म, इसको हम नगण्य मान रहे हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, जी इज़ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी रेज टू पावर हाफ, या जी इज इक्वल टू 1 या जी लैम्डा इज इक्वल टू जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय जी, या सिंप्लीफाई करके जी लैम्डा इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाएगा। किसी अक्षांश लैम्डा पर जब हम देख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और जो जी है जो ओ की तरफ, सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की ओर आता है, उसकी बजाय जैसे डायग्राम में दिख रहा है जी लैम्डा जो सी पर चला जाएगा, और एंगल जो है थीटा वो दिया जाएगा tan इनवर्स जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा अपॉन जी साइन लैम्डा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें भी कई सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हो सकते हैं। इसमें एक तो ये हो सकता है डायरेक्ट आपको लैटिट्यूड दिया हुआ है, सपोज 45 डिग्री लैटिट्यूड पर जी लैम्डा का मान क्या होगा, तो सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूशन है। एक और तरह के इसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कि अगर पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा 45 डिग्री अक्षांश पर। तो जब 45 डिग्री अक्षांश पर पहले तो जी लैम्डा की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और अगर पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक गया तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास खाली जी आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो पहले था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और फिर अब हो जाएगा माइनस जी, तो खाली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। तो ये हमने देखा कि कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में आते हैं। कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है जब बॉडी मूविंग है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जब बॉडी स्टेशनरी है, तो भी उस पर एक्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर फर्स्ट यूनिट। आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इस यूनिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप इस बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या कुछ और पूछना है तो, और इनसे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी, उन्हें प्लीज़ कर लीजिए, और उनमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।